हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बड़े ही शानदार तरीके से अच्छे से चल रही होगी और अपने माइंड को स्वस्थ रखते हुए आप जो जितने दिन हैं उसमें बड़े ही सरल वे में आप तैयारी रखिए। बिल्कुल भी बेकार की बातें मत सोचिए। तो आज मैं आपके सामने एक बायोलॉजी का नया चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है आनुवांशिकी, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसको क्या है, हम बड़े ही सरल वे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक एक चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स, पहले तो हम उनके क्या है कि इनकी टर्म को पढ़ते हैं कि किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या टर्म दी गई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर क्या है कि हम दो चीज पढ़ेंगे। कौन सी? एक वंशागति होती है और एक होती है विविधता। तो देखिए वंशागति क्या होती है कि एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में कोई लक्षण प्रकट होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये पूरा का पूरा बाप पे गया है या पूरा का पूरा अपनी माँ पे गया है, मतलब वो पहली पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में आए हैं, वो किसके द्वारा आए हैं? वो आपके जीन्स के द्वारा आते हैं। और वो जीन्स क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो वो लक्षण एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है उसे कहा जाता है वंशागति। क्या कहते हैं? वंशागति, यानी वंश जैसे जीन है, उस वंश यानी जीन का गमन होना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, उसे कहा जाता है वंशागति। विविधता, विविधता का अर्थ है कि कुछ ऐसे जीन जिसमें हम क्या है विभिन्नता प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर हम चेंज करके उन जीन्स के अंदर प्रभावित करके उनको हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर किस तरह से हम वांछित लक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कि जैसे हम चाहते हैं कि ये लक्षण इस पीढ़ी में तो है, जैसे किसी माँ बाप के अंदर क्या है खराब लक्षण है, तो हम चाहते हैं कि ये एक आने वाली संतान के अंदर न हो, तो क्या किया जाता है कि उन जीन्स के अंदर परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो परिवर्तन करके वो वांछित लक्षण, हम जो वांछित यानी जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, वो हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से विविधता लाते हैं वो हम देखेंगे, उसे कहा जाता है जैसे विविधता। तो देखिए आनुवंशिकी यानी आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं? आनुवंशिकता के पिता याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? आपके मेंडल। कौन? मेंडल। ठीक है, और ये आनुवंशिकता जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया एक बैटसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब आता है प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक। प्रायोगिक आनुवंशिकी यानी कि एक प्रयोग के द्वारा किस तरह से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर वांछित लक्षणों को प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रयोग कर करके जो क्या है आनुवंशिकी पे बहुत सारे अध्ययन किए, वो कौन थे? थॉमस हंट मॉर्गन थे, जिसको क्या कहा जाता है? प्रायोगिक आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, फिर आता है मानव आनुवंशिकी के जनक, यानी मानव की आनुवंशिकी के जनक कौन है? मानव आनुवंशिकी पे किसने अध्ययन किया ज्यादा से ज्यादा? तो वो कौन थे? गेरोड। कौन थे? गेरोड नामक वैज्ञानिक। ठीक है, फिर देखिए कुछ मुख्य आनुवंशिक शब्दावली है, यानी कि पूरा हम डिटेल से आगे मेंडल का पढ़ने से पहले हम जो मेंडल ने टर्म दी थी उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और ये चीज पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक एक चीज हम बड़े ही सरल वे में पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो देखिए मुख्य आनुवंशिक शब्दावली के अंदर आता है कारक या फैक्टर। कारक या फैक्टर, तो देखिए कारक या फैक्टर क्या होता है तो मैं बताती हूँ कि जैसे एक पीढ़ी से क्या है दूसरी पीढ़ी में जब लक्षण जाते हैं, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उनका कोई तो माध्यम होगा, यानी ले जाने वाला कुछ तो है। तो वो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या है रसायन जा रहा है, यानी वो क्या है लक्षण प्रकट कर रहा है, ऐसा कुछ रसायन, ऐसा उसी रसायन को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर क्या कर रहा है, यानी पहली पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में दर्शा रहा है, तो इस प्रकार के रसायन को क्या कारक या फैक्टर कहते हैं। किसने कहा? मेंडल ने कहा कि ऐसा कोई भी
एक रसायन या कारक हो सकता है जो क्या है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर क्या कर रहा है, लक्षणों को प्रकट कर रहा है। ठीक है, और ये रसायन क्या है तो मैं बता देती हूँ, ये रसायन होता है जीन्स। क्या? जीन या जीन्स। ठीक है, जीन्स बहुवचन है, एक वचन होता है जीन। तो देखिए हम देखते हैं कि 23 जोड़ी क्या होते हैं, गुणसूत्र। 23 जोड़ी, ठीक है, 23 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, मानव के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। मैं उनका एग्जाम्पल लेकर आपको बताती हूँ किस तरह से। देखिए 23 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो क्या है, गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम। किस तरह से? इस तरह से प्रत्येक गुणसूत्र क्या है, 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। किससे? क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। हालांकि ये पूरा आपका एक जीवाणु वाला चैप्टर है, वहां आप इसको पढ़ेंगे या फिर आपका जैव प्रौद्योगिकी है वहां पूरा बताया गया है। टाइम रहा तो मैं पूरा बताऊंगी कि क्या होता है गुणसूत्र, इसके अंदर क्रोमेटिड यानी अर्ध गुणसूत्र क्या होता है। ठीक है, तो अब तो आप ध्यान रखिए कि ये गुणसूत्र है। ठीक है, ये एक गुणसूत्र है। 23 जोड़ी का मतलब है कि ये जोड़े में पाया जाएगा। जैसे एक गुणसूत्र ये हो गया और एक गुणसूत्र इसी प्रकार से दूसरा गुणसूत्र हो गया। ठीक है, तो इस गुणसूत्र के इस एक टुकड़े को, एक भाग को, छोटे से को क्या है, जो एक लक्षण प्रकट कर रहा है उसको कहा जाता है जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको जीन कहा जाता है। लेकिन मेंडल ने जीन नाम नहीं दिया। मेंडल ने क्या कहा कि जो गुणसूत्र है उसका, इन्होंने डायरेक्ट ये कहा था मेंडल ने कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो लक्षण प्रकट हो रहा है उसको क्या है, वो लक्षण क्यों प्रकट हो रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा रसायन या फैक्टर जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आ रहा है। यानी कि उन्होंने जीन को क्या नाम दिया, रसायन या कारक या फैक्टर दिया। ठीक है, तो अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि कारक या फैक्टर क्या है। कारक या फैक्टर क्या है? जीन। तो फिर जीन किसने नाम दिया? जीन दिया आपके जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। याद रखना कि जीन किस वैज्ञानिक ने नाम दिया, तो जीन किसने कहा? जोहानसन। देखो जोहानसन ने कुछ नहीं, खोज तो किसने कर ली थी? जीन की। यहाँ मेंडल ने ही एक नाम दे दिया था रसायन। ठीक है, लेकिन इसका फिर नाम परिवर्तन किसने कर दिया? जीन का नाम परिवर्तन यानी इस रसायन को जीन नाम किसने दे दिया? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दे दिया था। ठीक है, फिर आता है युग्म विकल्पी या अलील। क्या? युग्म विकल्पी या अलील। तो देखिए बड़े ही आसान तरीके से मैं बताती हूँ। ये क्या है, जैसे एक जीन जो है, एक जीन के क्या है, एक जीन के 2 रूप होते हैं। क्या है? 2 रूप पाए जाते हैं। एक जीन के 2 रूप किस तरह से? जैसे हम क्या है, बहुत बार ऐसे फिल्म देखते हैं यानी कि जिसमें डबल रोल होता है। जैसे अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार की भी कई सारी फिल्म है, मेरे नाम याद नहीं है। और एक आपके आमिर खान की भी, जैसे दो उसमें क्या है, रोल होता है, यानी कि फोटोकॉपी 2 कॉपी होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे उसी तरह से आप समझो, जैसे एक जिन यानी एक अक्षय कुमार, उसके 2 रोल हो रहे हैं। ठीक है, 2 क्या है, 2 अक्षय कुमार उसमें दिखाई दे रहे हैं। एक क्या होता है, एक बिल्कुल ऐसे मतलब बहुत अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, जिसको हम क्या है, पसंद करते हैं। ठीक है, यानी कि ये मोटा तकड़ा या झगड़ने में, लड़ाई करने में और सबके साथ मतलब अच्छा व्यवहार करने में। ठीक है, लेकिन दूसरा रूप क्या है, बिल्कुल नाजुक सा, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं करता है, ऐसे ही करता है। ठीक है ना, तो यानी कि एक तो अपना क्या है, अट्रैक्टिव यानी अपना आकर्षण दिखा रहा है, एक दूसरा क्या है, आकर्षण नहीं दिखा रहा है। यानी हम ज्यादा अट्रैक्टिव किसके प्रति हो रहे हैं, जो अपना प्रभाव प्रकट कर रहा है अच्छे से। ठीक है, और एक जो बिल्कुल भी क्या है, प्रभाव प्रकट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी कुछ कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हम क्या है, उसको उसके प्रति हम अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार से एक जीन जो है उसके क्या है, 2 रूप है। यानी एक रूप को तो कहा जाता है प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी। ठीक है, क्या है, एक प्रभावी और एक अप्रभावी होता है। ठीक है, जैसे बड़े टी से, जैसे लंबा कोई पौधा है तो हम उसको बड़े टी से डिनोट करेंगे, और जो छोटा बोना पौधा है उसको हम क्या है, किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक जीन के 2 रूप है। प्रत्येक रूप को क्या है, प्रत्येक रूप को क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
एलील कहा जाता है। एलील लिख दो या एलील लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रत्येक रूप को, ध्यान दो अलील क्या है। देखिए ये बहुत बार समझ में नहीं आता है कि अलील क्या होता है। देखिए एक जीन, क्या बोल रही हूं मैं, एक जीन के दो रूप होते हैं, सेम टू सेम दो रूप होते हैं, ठीक है। फर्क क्या है कि एक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है लेकिन दूसरा अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता है, ठीक है। एक प्रभावी जीन और एक आपका क्या हो जाएगा, अप्रभावी जीन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो प्रभावी रूप है इसका एक अप्रभावी रूप है। जैसे प्रभावी मैंने कैपिटल टी से डिनोट किया, यानी ये अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और ये क्या है, अप्रभावी यानी स्मॉल टी, ये अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा और ये क्या रहेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। यानी कि ये दोनों साथ में हैं। जरूरी नहीं कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों साथ में हो, प्रभावी भी हो सकते हैं, अप्रभावी भी हो सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगी अभी, लेकिन आप ध्यान रखिए कि एक जीन जिसके दो रूप होते हैं, एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। प्रत्येक रूप को, दो रूप है जिसमें से प्रत्येक रूप को हम क्या कहते हैं, अलील नाम दिया जाता है, अलील कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये प्रभावी अलील हो गया और ये अप्रभावी अलील हो गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अलील क्या है, ठीक है। अब आता है युग्म विकल्पी। देखिए युग्म विकल्पी यानी देखिए ये दोनों क्या है, दोनों रूप क्या है, जोड़े में रहते हैं, दोनों रूप साथ साथ रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। ये एक युग्म हो गया, ये एक युग्म और ये एक दूसरा युग्म हो गया, ठीक है। यानी दोनों युग्मक युग्म विकल्पी, यानी इसको विकल्प भी कह सकते हैं, अलील या विकल्प, यानी युग्म विकल्पी दोनों एक साथ है। क्यों? एक जीन है तो एक जीन के दोनों रूप साथ साथ होंगे, ठीक है। तो एक प्रभावी तथा एक अप्रभावी, जिसको हमने क्या नाम दिया, एलील, ठीक है। और ये दोनों साथ है तो इसलिए इसको नाम देते हैं युग्म विकल्पी, ठीक है। तो देखिए अब आता है समयुग्मनज। समयुग्मनज होमोजाइगोस, विषम युग्मनज हेट्रोजाइगोस, ठीक है। समयुग्मनज या विषम युग्मनज क्या होता है तो मैं बताती हूँ। जैसे देख आपके एक क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है और एक दूसरा क्या है, अप्रभावी, यानी एक जीन के दो रूप जिसमें से एक प्रभावी और एक क्या होता है, अप्रभावी होता है। जब एक जीन के अंदर दोनों क्या है, प्रभावी हो, जैसे युग्म विकल्पी युग्म के रूप में पाए जाएंगे, मैंने कहा इस तरह से, जैसे दोनों ही क्या है, प्रभावी हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, समयुग्मनज। क्या कहेंगे, समयुग्मनज, ठीक है। और जैसे इस, अब देखिए कि एक क्या है, लंबा तथा दूसरा क्या है, बोना, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, विषम युग्मनज। क्या कहेंगे, विषम युग्मनज, ठीक है। कि एक जीन के अंदर जब दोनों रूप क्या है, दोनों रूप क्या हो, समान हो, किस तरह से, दोनों जैसे प्रभावी हो या फिर अप्रभावी हो, किस तरह से इसके अंदर अप्रभावी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, समयुग्मनज कहेंगे। तथा जिनके अंदर क्या है, एक विषम, एक अप्रभावी तथा एक प्रभावी हो, विषम कंडीशन हो, उसको हम क्या कहेंगे, विषम युग्मनज कहेंगे, ठीक है। तो ये है आपका समयुग्मनज तथा विषम युग्मनज क्या होता है। आगे जैसे हम एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण पढ़ेंगे, वहां ये वर्ड्स क्या है हम बार बार यूज में लेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना, इनको ध्यान से देख लो। क्या है मैंने बता दिया है किस तरह से, ठीक है। फिर आता है जीन प्रारूप या लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप। देखिए ये क्या है, इसके अंदर जैसे मैं बताऊं कि ये क्या है, लंबा है, ये लंबे को डिनोट कर रहा है, यानी कोई भी पौधा है वो लंबा है, जैसे जिसको हम क्या है, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या है, बोना, स्मॉल टी है, इसको हम बोने से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए लक्षण पर रूप, यानी ये जहां भी होगा ये प्रभावी है, हम जानते हैं ये क्या है, प्रभावी है, ये अपना प्रभाव प्रकट करेगा और इसके प्रभाव को प्रकट नहीं होने देगा क्योंकि ये अप्रभावी है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये जीनोटाइप यानी जीन रूप में जो लिखित रूप है, जो क्या है, लिखित रूप क्या है, एक जीन का लिखित रूप क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है, कि वो अपना लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है,
ठीक है। इसके अंदर जो अप्रभावी, दोनों ही अप्रभावी है, तो इस पे इसके ऊपर प्रभाव डालने वाला कोई नहीं है, तो ये अपना प्रभाव प्रकट करेंगे अप्रभावी, यानी ये दोनों क्या होंगे, जैसे इस प्रकार का पौधा क्या होगा, बोना पौधा होगा। ठीक है। तो इस लिखित रूप को, जैसे ये लिखित रूप है, ये जैसे क्या है, लिखित रूप है, इस लिखित रूप को ही हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे, जीन प्रारूप कहेंगे। ठीक है। लक्षण प्रारूप कि बाह्य लक्षण प्रकट करना, क्या है कि बाह्य लक्षण प्रकट करना, जब एक पादप या एक जाति के बाह्य लक्षण प्रकट किए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, लक्षण प्रारूप कहेंगे। किस तरह से, जैसे देखिए कि इसके अंदर क्या है, दोनों ही क्या है, प्रभावी है। ठीक है। इसके अंदर एक प्रभावी एक अप्रभावी है, यानी कि ये क्या है, बाह्य लक्षण प्रकट कर रहे हैं। ये दोनों किस तरह से बाह्य लक्षण प्रकट कर रहे हैं, इसको हम क्या है, अलग अलग, तो क्या है, जीन प्रारूप में तो हम क्या है, अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि इनका लिखित रूप और इनका लिखित रूप दोनों का अलग अलग है। क्यों, ये दोनों ही प्रभावी हैं, यहाँ एक प्रभावी तथा एक अप्रभावी है। लेकिन यदि लक्षण प्रारूप के अंदर देखें तो दोनों ही क्या है, समान लक्षण दर्शाएंगे। देखिए सिंपल सा है, आप ये देखो, जीन प्रारूप यानी लिखित रूप, लक्षण प्रारूप यानी बाह्य रूप। ठीक है। उसका बाह्य रूप देखा जाता है, लिखा कैसा गया है कुछ नहीं देखा जाता है, यानी लिखा किस में देखा जाता है, जीन प्रारूप में। तो इन दोनों का जीन प्रारूप क्या हो जाएगा, जैसे एक तो क्या है, मैं यहां से हटा देती हूं, अब आपके सामने ये रहेगा, ये देखो, एक क्या है, ये दोनों, इसमें देखिए आप, इसमें क्या है, दोनों कैपिटल टी है और इसमें एक क्या है, कैपिटल टी, एक स्मॉल टी है। अब इन दोनों की यदि बात करूं तो दोनों का लिखित रूप क्या है, असमान है, तो ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी इसका जीन प्रारूप वो अलग अलग होगा। लेकिन यदि मैं बात करूं लक्षण प्रारूप की, लक्षण देखिए इसमें क्या है, दोनों प्रभावी है, तो ये क्या होगा, लंबा होगा। ठीक है। और ये पादप, ये बोना है, लेकिन इसके ऊपर प्रभावी जीन जो अपना प्रभाव डाल देगा, इसके प्रभाव को प्रकट नहीं होने देगा। ठीक है। तो इसके अंदर ये भी क्या, ये पौधा भी कैसा होगा, लंबा होगा, यानी इन दोनों का जो लक्षण प्रारूप है वो समान है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, इस तरह से दे दिया जाता है कि इसके किस, जैसे ये दो दे देंगे, ठीक है, ये दो जीन दे दिए, निम्न में से कौन से जीन का या निम्न में से किसका लक्षण प्रारूप समान है, या सत्य असत्य कथन वाले दे देंगे। तो याद रखना कि जब लिखित रूप अलग अलग होता है तो लिखित रूप किस में देखा जाता है, जीन प्रारूप में देखा जाता है, बाह्य रूप किस में देखा जाता है, लक्षण प्रारूप में देखा जाता है। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मुख्य आनुवंशिक शब्दावली होती है कंप्लीट। अब एक आता है मेंडलवाद। देखिए ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये पूरी जेनेटिक्स जो है वो क्या है, आपके मेंडलवाद पर आधारित है। ठीक है। देखिए मेंडलवाद क्या है, सबसे पहले तो हम इस टर्म को देखते हैं कि मेंडलवाद है क्या। मेंडलवाद एक वैज्ञानिक है मेंडल, जिन्होंने क्या है, अपना कार्य किया। ठीक है। अपना कार्य आनुवंशिकी के क्षेत्र में इन्होंने अपना कार्य किया। वो कार्य, इसका जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक किस तरह से इन्होंने कार्य किया, वो वर्ण जो है वो वर्ण क्या कहलाता है, मेंडलवाद कहलाता है। जैसे मान लिया मैं मेंडल हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने मेरे जीवन के अंदर किस तरह से मैंने क्या है, प्रयोग किए, और उस प्रयोग से क्या क्या निष्कर्ष निकले, तथा किस तरह से मैंने एक उसका रिकॉर्ड तैयार किया, वो सारा का सारा मेरा क्या कहलाएगा, मेंडलवाद कहलाएगा। ठीक है। तो देखिए मेंडलवाद के अंदर कि मेंडल का जन्म कब होता है, 1822 के अंदर होता है, और 1884 के अंदर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इन्होंने कार्य किस पे किए, तो इन्होंने उद्यान मटर पर कार्य किए। उद्यान मटर यानी मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। तो कई बार क्या है, इन्होंने कार्य उद्यान मटर न देकर सीधा डायरेक्ट दे दिया जाता है कि मेंडल ने किस पे कार्य किया, तो किस पे, जैसे ये दे देंगे पाइसम सेटाइवम, कोई और नाम दे देंगे। ठीक है। तो याद रखना कि पाइसम सेटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है, मटर का है, और उद्यान मटर पर किसने कार्य किया था, मेंडल ने कार्य किया था। ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने कार्य कब प्रारंभ किया, इन्होंने कार्य प्रारंभ किया 1856 में, और 1863 तक इसका कार्य चला। ठीक है। और इन्होंने अपना निष्कर्ष जो निकला वो प्रकाशित किया था, यानी
न्यूज के अंदर, यानी जो आपका अखबार होता है उसके अंदर प्रकाशित कब करवाया था? इन्होंने 1865 के अंदर इन्होंने क्या करवाया? प्रकाशित करवाया। लेकिन इसके जो ये नियम है, इनका जो कार्य था वो क्या है? सफल नहीं रहा। उसके रीजन भी हम देखेंगे कि वो असफल क्यों रहा। लेकिन प्रकाशित तो किया, लेकिन कुछ विशेष इसको सफलता नहीं मिली, ये असफल रहा। ठीक है। फिर क्या होता है कि इसकी 1884 के अंदर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनके कार्यों पर कोई भी वैज्ञानिकों द्वारा, अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है। फिर क्या होता है कि इसकी मृत्यु के 16 साल बाद, देखिए 1884 में देखिए इसकी मृत्यु होती है, और उसके 16 साल बाद, 16 साल यानी कहें तो 1900 के अंदर, सन 1900 के अंदर 3 वैज्ञानिक आए, जिसका नाम याद रखना बड़े ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कौन है? तो कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रीज और शेरेमाक, ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या है, इसके कार्य पर पुनः क्या किया? अध्ययन किया। इसके कार्य पर अध्ययन किया, और अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकाला कि अरे ये तो मेंडल बहुत ही महान व्यक्ति था, जिन्होंने ये पूरा बता डाला कि एक पीढ़ी में जो लक्षण आए हैं वो पिछली पीढ़ी से किस तरह से आए हैं, और किस तरह से हम लक्षणों के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। यानी इनके कार्य, इन्होंने, इन तीनों वैज्ञानिकों ने इसके कार्य को सामने लाया, प्रकाशित करवाया, इसके कार्य को पुनः क्या किया? पुनः लोगों के सामने लाया। तो सबके लोग क्या है, आंखें खुली की खुली रह गई कि मन करता है कि इस मेंडल यदि जिंदा हो तो इनके पैर छू लूं, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा बताया था कि किस तरह से ये अनुवांशिकी यानी वंशागति होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर। तो ये तीनों वैज्ञानिक, नाम याद रखना कि पुनः खोजकर्ता कौन है। ठीक है। तो फिर क्या है कि इसके 1900 सन भी याद रखना कि 1900 में इनकी पुनः खोज की गई। ठीक है। इनके सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके असफलता के कारण क्या थे, कि ये मेंडल जो है वो असफल क्यों हो गया था। देखिए मैं इसकी असफलता के कारण बता देती हूँ, क्योंकि पूछ लेते हैं इस तरह से क्वेश्चन कि निम्न में से मेंडल के नियमों का असफलता का क्या मुख्य कारण क्या रहा, या निम्न में से असफलता का कारण नहीं है। ठीक है। तो इसके मुख्य असफलता के कारण थे कि ये गणितीय विधि का प्रयोग करते थे, यानी हर उसमें क्या है, टर्म के अंदर गणित लगाते, तो गणितीय विधि का प्रयोग करते थे। और उस टाइम गणित को देखकर ही क्या है, मन कांप जाता है, यानी गणित के प्रति रुचि नहीं थी। ठीक है। दूसरा था कि जितने भी वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक क्या है, डार्विनवाद। ठीक है। डार्विनवाद क्या है? डार्विनवाद एक सिद्धांत है, एक डार्विन नामक वैज्ञानिक जो क्या है, मतलब उस टाइम क्या है, उस पे सभी के सभी वैज्ञानिकों का इस डार्विनवाद पे क्या था, ध्यान था। यानी सबके सब वैज्ञानिक इसकी तरफ ध्यान थे कि किस तरह से ये उत्परिवर्तन वाद का एक सिद्धांत है, किस प्रकार से ये उत्परिवर्तन होता है। तो उस पर सभी के वैज्ञानिकों का ध्यान था, इसलिए इसके जो प्रकाशित करवाया उस पर ध्यान नहीं गया। ठीक है। फिर एक ये भी आता है कि जो संचार के माध्यम है, उनकी कमी होना, संचार के माध्यम की कमी थी। यानी अब जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट की इतनी सुविधा बढ़ गई है, लेकिन पहले इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, जिसके कारण क्या है, ये अपनी बात कुछ बड़े वैज्ञानिकों के पास नहीं पहुंचा पाया। तो ये इनके असफलता के कारण रहे थे। असफलता, एक गणितीय विधि इन्होंने प्रयोग की, जो क्या है, उस टाइम गणित पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। और जो जितने भी वैज्ञानिक थे वो क्या है, डार्विनवाद पे क्या थे, उनका ध्यान आकर्षित था। ठीक है। फिर आता है कि ये संचार के माध्यम की कमी थी उस टाइम। और एक क्या है, इन्होंने कारक, ठीक है, जीन को इन्होंने क्या कारक या रसायन कहा, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर कोई कारक या रसायन जा रहा है जो लक्षणों को क्या है, प्रदर्शित कर रहा है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उनसे पूछा कि ये कारक या रसायन क्या होते हैं, इसकी भौतिक प्रकृति क्या है। तो ये क्या है, भौतिक प्रकृति बताने में क्या रहे, असफल रहे। तो ये 4 इसके मुख्य कारण थे। अब ये 3 दे दे और एक अन्य कारण दे दे और पूछ ले कि निम्न में से मेंडलवाद की असफलता का कारण नहीं है।
ठीक है, तो याद रखना ये इनकी असफलता के कारण है। और उसको सफलता जब मिली, 3 वैज्ञानिकों ने इनको सफलता दिलाई, तो वो सफलता के कारण क्या है वो भी मैं बता देती हूँ कि किस तरह से इसका जो पुनः खोज हुई, तो किस तरह से इसका जो नियम तथा इसका जो मेंडलवाद है वो सफल हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सफलता के कारण। ठीक है, सफलता किस तरह से मिली, इसको सफलता इस तरह से मिली कि इन्होंने जो उद्यान मटर पर क्या है प्रयोग किया, तो उन्होंने क्या है तंद्रूप पौधे लिए। तंद्रूप का क्या अर्थ है तो मैं बताती हूँ कि तंद्रूप किस तरह से। तो देखिए कि इन्होंने जो विपरीत लक्षण वाले पौधे लिए, विपरीत लक्षण व समयुग्मजी क्या है, विपरीत लक्षण तथा समयुग्मजी पौधों को लिया और उनको क्रॉस करा के क्या है नई पीढ़ी उत्पन्न की। ठीक है, विपरीत लक्षण किस तरह से, जैसे इस तरह से ये दो क्या है, ये 2 लक्षण वाले पौधे हैं। जैसे एक ये क्या होगा लंबा पौधा और दूसरा क्या है बोना पौधा है। ठीक है, तो देखिए विपरीत लक्षण, एक लंबा है एक बोना है, 2 ऐसे पौधे जिनके लक्षण क्या है अलग अलग है, यानी एक लंबा है वहीं दूसरा इसका विपरीत है बोना। विपरीत लक्षण वाले पौधे तथा समयुग्मजी। देखिए समयुग्मजी मैंने क्या कहा, दोनों के अंदर क्या है समान युग्मक है। ये देखिए समान युग्मक है, यानी कि समान एलील भी बोल सकते हैं, समान एलील है। यहाँ क्या है कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी, यानी ये प्रदर्शित कर रहा है क्या है प्रभावी एलील को और ये अप्रभावी एलील को प्रदर्शित कर रहा है, यानी समयुग्मजी तथा विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य इन्होंने क्रॉस कराया। तो ये इसका एक मुख्य लक्षण था सफलता का। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लक्षण है जो इसकी सफलता का कारण रहा, तो विपरीत लक्षण तथा समयुग्मजी वाले पौधे। ठीक है, दूसरा इसका क्या रीजन रहा, तो दूसरा इसका रीजन रहा कि इन्होंने क्या है कि जो मटर के पौधे पर प्रयोग किया, जो क्या है कम समय, यानी इसका जीवन काल बहुत छोटा है। तो जीवन काल छोटा होने के कारण क्या है कि जैसे एक पीढ़ी जल्दी आई और जल्दी ही दूसरी पीढ़ी आ गई, यानी इन्होंने क्या है लक्षण जो है कम जीवन काल होने के कारण इन्होंने बहुत सारे लक्षणों का क्या प्रयोग किया। ठीक है, और एक इसका ये रहा कि इन्होंने क्या किया कि जैसे देखिए मटर पे इन्होंने प्रयोग किया, तो जैसे ये क्या है लंबा, एक इसके अंदर क्या है एक लक्षण प्रकट हो रहा है। ठीक है, 1 या 2 लक्षण, जैसे एक ये तो एक लक्षण का, जैसे लंबा और बोना, यानी एक पौधे के अंदर क्या देखा हमने कि लंबा और बोना, एक ही लक्षण देखा ना। फिर दूसरा यानी एक लक्षण या 2 लक्षण वाले पौधों का क्रॉस कराया। 2 लक्षण जैसे कह दूं कि लंबा और साथ में क्या है गोल बीज वाले। ठीक है, और ये मैंने बोना तथा झुरी बीज वाले, यानी 2 लक्षण ले रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने लंबा और बोना लिया तो एक लक्षण लिए, लेकिन जब लंबा और गोल लिया और बोना और झुरीदार 2 इस तरह के पौधे लेती हूँ, तो यानी 1 या 2 लक्षण वाले पौधों पर ही इन्होंने क्या किया अध्ययन किया। यानी इसके बाद इससे पहले और भी कई सारे वैज्ञानिक आए, ठीक है, जिन्होंने क्या है प्रयोग किया, लेकिन वो असफल रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया एक साथ कई सारे लक्षण लेकर क्या किया क्रॉस कराया, जिसके कारण उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन इन्होंने क्या है 1 या 2 लक्षण वाले पौधे ही लेकर, यानी 1 या 2 लक्षण एक साथ क्या है क्रॉस कराकर उनका अध्ययन किया। ठीक है, तो ये एक इसका ये मुख्य कारण। और एक इसका और मुख्य कारण होता है कि इन्होंने जो डाटा आया यानी कि इन्होंने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, वो पूरा का पूरा डेटा क्या है इन्होंने रिकॉर्ड किया। इन्होंने क्या है रिकॉर्ड करके मेंटेन किया। ठीक है, रिकॉर्ड किया, जिससे क्या है ये रिकॉर्ड इन वैज्ञानिकों को प्राप्त हो गया, जिससे क्या है इसको आगे 16 साल बाद क्या मिल गई सफलता मिल गई। ठीक है, तो याद रखना इन्होंने अपने डाटा रिकॉर्ड किए मैथमेटिक तरीके से। ठीक है, यानी मैथ का प्रयोग किया, जिसके कारण तो उनको क्या मैथ का उस टाइम क्या है ध्यान आकर्षित नहीं था मैथ की तरफ, लेकिन मैथ के कारण क्या है सबके सब जैसे बहुत अच्छे से उसका निष्कर्ष निकल जाता है कि किस तरह से हम उनको करके आगे। इन्होंने क्या किया जैसे ही इन लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद जो
आगे निष्कर्ष निकलता है वो अपने बुक के अंदर क्या कर लिया, इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर आगे पौधों को और जब क्या है क्रॉस कराया तो वो भी इन्होंने क्या है आगे रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करके उन्होंने अपनी फाइल तैयार कर ली थी, जिसके कारण इसको क्या है सफलता मिल गई थी। और एक इन्होंने तंद्रूप पौधे यानी विपरीत लक्षण तथा समयुग्मजी पौधों के बीच क्या करवाया, क्रॉस कराया। और इन्होंने मटर का पौधा चूज किया क्योंकि जिसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, ठीक है। और एक इन्होंने क्या है कि 1 या 2 लक्षण तक ही इन्होंने अध्ययन किया, ज़्यादा लक्षणों को एक साथ नहीं लिया, जिसके कारण ये सफल रहे, ठीक है। तो ये थे आज बेसिकली इसकी जानकारी की अनुवांशिकी किस तरह से होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण तथा मेंडल के जो नियम हैं, 3 नियम बताए इन्होंने, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे क्या है मैं आगे नहीं बढ़ूँ, ठीक है। तो आप क्या है अध्ययन करते रहिए, मेरे वीडियो को देखिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए तो आपके डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। ओके।